वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। स्टार्ट करें या वेट करना है? सर स्टार्ट करें वेट करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो today हम लोग जो है वो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन जो है इसका मेरे पास नोट्स ही है, स्लाइड्स वगैरह तो नहीं है, तो ना मैंने बनाई है स्लाइड्स की। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं आपको एक बार बताता चलूं कि बुक्स तो अवेलेबल है इसकी मार्केट में, और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो किताबें बेशक ले लें। लेकिन ये मसला ये है कि अगर आप पाकिस्तानी जो सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन का, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कि इट इज नॉट गिवन इन सेक्शन वाइज सब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो इंटरप्रिटेशन वाला जो पोर्शन है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ रूल या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, सब्जेक्ट की जो नेचर है वो ऐसी है कि एक प्रिंसिपल दे दिया है, और जो आपको पाकिस्तानी लॉ बुक्स में मिलेगा कि बस प्रिंसिपल बताया होगा, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन वो किस तरह से अप्लाई किया गया है या उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है वो नहीं डिस्कस हुआ होगा। साइटेशंस दी हुई होती है, तो अगर आप किसी को देखती है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, तो फिर वो जाकर उस साइटेशंस को जो है वो निकाले और वो खुद पढ़े फैक्ट्स वगैरह को और उनको देखे। ऑफ कोर्स वो सारी जो है वो पाकिस्तानी बुक है, तो मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी साइटेशन होगी, लेकिन अगेन ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जानिब अगर एक एक और भी मिसाल है कि अगर आपके पास आबिद रजा की सीपीसी है, तो आबिद रजा की सीपीसी में भी शुरुआत के कुछ पेज ऐसे हैं जहां पर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अगेन वहां पे भी प्रॉब्लम यही है कि दे डू नॉट शो कि अप्लाई कैसे होता है कोई भी पर्टिकुलर कैनन ऑफ इंटरप्रिटेशन, कोई पर्टिकुलर रूल जो है कि ये सो एंड सो रूल है, बस कह दिया कि ये रूल है, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन किस बेसिस के ऊपर कोर्ट ने होल्ड किया ये नहीं उसमें लिखा हुआ होगा। ये जो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये मटेरियल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी मिसालें भी है, थोड़ी बहुत इंडियन है, थोड़ी बहुत ज्यादातर बरतानिया की मिसालें हैं। क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स वहीं से निकल कर आए हैं, और बरतानवी से, तो और कुछ अमेरिका की भी है। तो ये जो प्रिंसिपल जो आप यहाँ पे देखेंगे, ना सिर्फ आपको वो एक्सप्लेन हुए हुए मिलेंगे दीज नोट्स,
दिस कंपाइलेशन ऑफ नोट्स, बल्कि वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे कि फैक्चुअल पोजीशन क्या थी और लॉ कौन सा इन्वॉल्व था और वो किस तरह से कोर्ट ने उसको, उस वर्ड को या उस फ्रेज को या जुमले को इंटरप्रेट किया। तो लिहाजा ये भी मटेरियल आपके काम का है, और अगर आप अपने तौर पे बुक लेना चाहें पाकिस्तानी लेवल के ऊपर तो बुक भी ले सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में नोट्स देख रहे हैं तो फिर आई वुड रेकमेंड कि आप इंडियन बुक लें या बाहर की किसी फॉरेन ऑथर की, दूसरे किसी मुल्क की बुक लें, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से ज्यादा एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ होता है। यार क्लियर है? हेलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ये जो मटेरियल है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टैचूट की छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, और ये जो डेफिनेशन है मैं ज्यादा टाइम इन चीजों के ऊपर नहीं स्पेंड करूंगा क्योंकि हमारा जो टर्म है, अगेन आवर टर्म इज वेरी शॉर्ट दिस सेमेस्टर, तो मेरी कोशिश होगी कि क्विकली से एज क्विकली एज पॉसिबल जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर जाया जाए। लेकिन इन वेरी ब्रीफ ये यहाँ पे स्टैचूट की डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स ये नोट्स भी आपके साथ शेयर मैं कर दूंगा इन दिस वीक, ऑन दिस वीकेंड, तो आप खुद भी इस मटेरियल को गो थ्रू कर सकते हैं। तो लिहाजा लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ अ स्टैचूट, और उस दिन भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ अ स्टैचूट? जी, हु वांट्स टू गो? कोई एक आध बंदा बता दे ताकि इस चीज को यहीं पे फिर जो है वो रिजॉल्व करके फिर हम लोग चले जाए इंटरप्रिटेशन के ऊपर। इंटरप्रिटेशन क्या चीज होती है? जी, एनी वन पर्सन हु वांट्स टू एक्सप्लेन जस्ट वन और टू लाइंस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट अपने अल्फाज में आप बता दें क्या होता है। State, can I? जी जी, प्लीज प्लीज। जी। स्टेट्यूट्स वो लॉ होते हैं जो कि हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाती हैं। जो सही पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं उनको स्टेट्यूट्स कहा जाता है। सही सही, ठीक है। तो ये स्टैचूट जो है वो हमारे वो लॉज है जो पार्लियामेंट बनाती है, या यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे इसको देख रहे हो तो यहाँ पे द वर्ड प्रॉपर वर्ड इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर बनाती है। तो बेसिकली वही लेजिस्लेचर अगर चाहे तो वो आगे पावर्स डेलीगेट करके भी दूसरों को दे सकती है पावर्स के, वो फिर अपने हिसाब से लॉज वगैरह बना सके। डिफरेंस इसका ये है कि आप दूसरे दो जो है दूसरे जो लॉ जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उनके साथ आप डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योरली जो है लॉ मेकिंग बॉडीज की जिनकी जिनकी जिम्मेदारी है ये काम करना उनको देते हैं, नॉट जुडिशियल जजमेंट्स, नॉट कस्टम्स, नॉट यूजेज, इन चीजों के ऊपर नहीं है इंटरप्रिटेशन का ये सब्जेक्ट। वैसे होती है उनकी भी इंटरप्रिटेशन, बट एट प्रेजेंट ये सब्जेक्ट यहाँ तक बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है। स्टैट्यूट्स जो है वो आपके जो है they may be in a permanent form, they may be in a temporary form regarding the duration की अगर हम बात करें एक मखसूस मुद्दत के लिए भी ये बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से एक मखसूस ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं कि ये सो एंड सो ऑब्जेक्ट है इस वजह से बनाएंगे, और बाद में वो जो ऑब्जेक्ट है जब वो फुलफिल हो जाता है तो फिर वो स्टैचूट जो है वो अपने आप खत्म हो जाती है। उसके अलावा अगर स्टैचूट्स को आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी आपको नजर आएगा कि आपके सब्सटेंशियल लॉज भी होते हैं, सब्सटेंशियल स्टैट्यूट्स। अभी अभी चूंकि स्टैट्यूट्स की बात हो रही है तो वी विल बी यूजिंग ऑल दिस टर्म्स। सब्सटेंशियल स्टैट्यूट्स भी होते हैं। इसके अलावा आपका जो है वो ये प्रोसीजर भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, पीनल भी होते हैं, फिस्कल भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिपीलिंग भी होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, एज गिवन इन दीज एग्जांपल्स ओवर हियर। ये डिफरेंट काइंड के स्टैट्यूट्स भी होते हैं। आई एम श्योर कि इनका पर्पस आप लोगों को पता होगा, पर अगर नहीं पता तो प्लीज गो थ्रू इट योरसेल्फ। आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट कि पीनल स्टैट्यूट क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए अब कि पीनल स्टैट्यूट क्या है, एक आध मिसाल भी पता हो। इसी तरह से एडजेक्टिव लॉ कौन सा होता है और उसकी एक आधी मिसाल हो, प्रोसीजर या सब्सट्रैक्टिव लॉ कौन सा होता है और एक आधी मिसाल, इस तरह आप लोगों को आई होप के पता होनी चाहिए। Right. Coming down to interpretation of statutes.
Now, before we go on to हम लोग एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जो है सैल्वर्ट की। इसके बाद वी विल डायरेक्टली गो ऑन टू द प्रॉब्लम्स। मोस्टली जो जो एक किसी ने सवाल भी पूछा था कि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन के दरमियान फर्क क्या है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करके फिर वी विल गो ऑन टू द प्रॉब्लम्स। के प्रॉब्लम्स आर इम्पोर्टेंट कि व्हाई डज द नीड टू इंटरप्रेट अराइज। बट वेरी ब्रीफली यहाँ पर एक और यहाँ पे लिखी हुई लाइन के इवन दो कानून साजी सारी जो है वो ये, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी, अगर किसी को याद हो, उस दिन भी जिक्र किया था कि आपकी जो क्या कहना चाहिए, जो कानून साजी होती है, नो डाउट इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन दे डू नॉट डू इट देमसेल्व्स। उनके पीछे कोई ना कोई 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 बॉडी होती है, कोई एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली बैठ के उस, कोई भी अगर उनके सामने सब्जेक्ट मैटर आया है तो उस सब्जेक्ट मैटर को वो सोच विचार करके या कुछ हद तक कॉपी पेस्ट करके भी, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा बहुत तो काम करना पड़ता है ना, तो वो सारा बैठ के डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोविजन हमारे मुल्क के हवाले से ठीक है, कौन सा नहीं है। तो एक्चुअली काम वो कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में कौन सा अदारा है जो ये काम कर रहा है, किसी को मालूम है? किसी को पता है कि पाकिस्तान में कौन सा अदारा है जो ये काम करता है? हेलो आवाज आ रही है? नहीं सर, हमें नहीं पता। किसी को कोई भी आइडिया नहीं है? The Ministry of Law and Justice. बिल्कुल, इनका यही काम है, इनका काम है करना। अगर आपकी कभी शुआब नजरवानी से बात हुई भी हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप काम, आप इंटर्नशिप किस चीज से करते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि हम ये काम करते हैं, क्योंकि वहां पे ये अदारा यही काम करने के लिए बैठा है। उसके बाद वो अपने ब्रीफिंग को बिल के फॉर्म में, क्योंकि अब बेली एक्ट की चले बात कर ले, एक्ट के फॉर्म में बेली बिल पेश किया जाता है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन डेलिब्रेशन जो है होकर फिर वो पास होता है या रिजेक्ट होता है। जो भी डिस्कशन या डेलिब्रेशन होती है पार्लियामेंट हाउस में, वेदर द अपर हाउस और लोअर हाउस, तो वो पॉलिटिशियंस को खुद तो नहीं पता ना कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। दोज आर ऑफ कोर्स डन, या उनकी जो गाइडेंस हुई भी होती है, उनकी जो काउंसलिंग हुई भी होती है उन पॉलिटिशियंस की, वो पीछे से ये एक्सपर्ट्स ही कर रहे होते हैं। उनको लेकर चले जाते हैं कागज, वो बताते हैं जनाब ये चीज काम की, ये चीज नहीं है, इस चीज से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। और हर बंदा, हर शख्स जो है अपने जिस इलाके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है या अपनी पार्टी के एजेंडा को, जो भी चीज है उसको देखकर वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट से बात कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस तो है। अब पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट उनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है, ड्राफ्टेड बाय लीगल एक्सपर्ट्स। लीगल एक्सपर्ट्स जिनका लॉ का पता है, जो कि लॉ की पोजीशनिंग को समझते हैं कि ये लॉ बनाने से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होती है। बट और नॉर्मली यही यही इंप्रेशन आता है और आना भी चाहिए कि जब कोई एक्सपर्ट एक चीज पे काम करे तो देयर विल बी as little problems as possible. But unfortunately, and this is the main problem जो कि आप इंटरप्रिटेशन में देख रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज का मीडियम है और लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी चीज है कि इट चेंजेस इट्स कलर। हर वक्त आप देखेंगे कि लैंग्वेज जो है वो अपना रंग बदलती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ मतलब है, किसी में कुछ मतलब है। दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि जब मसला अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो आपके जो दोनों पार्टीज है उनके उनके वकला और साथ साथ अदालतें भी जो है इस मुसीबत में फंसी होती है कि इस लफ्ज का, इस कानून का क्या मतलब है। Now, as we look at the definition of interpretation by Salmon, Salmon की definition पढ़ ले, ये क्या कहती है? Please can someone read it? पढ़े एजाज? एजाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. By interpretation or construction is meant the process by which courts seek to ascertain the meaning of legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed.
Now, this is the definition given by Salvant ke what is meant by interpretation or construction. Now, Filal, we will also look at what interpretation actually is and what construction is please. But let's look at this definition के simple अल्फाज में ये एक ऐसा process है by which the courts seek to ascertain the meaning of the legislature. या in better terms जो कि आपको आगे एक लफ्ज नजर आएगा the intention of the legislature, the legislative intent, the intent of the legislature. इस लाजमी पे ये लफ्ज पे बोला जाता है कि legislature की intent क्या है इस कानून को जिसका मसला वो लेकर बैठे हैं सामने, इसकी intent क्या है इस कानून को बनाने की। तो और वो किस तरह से होती है, वो होती है कि by looking at the authoritative forms, by looking at statutes के लेजिस्लेटर की इंटेंट हम कहाँ से जानेंगे। अदालतें कहती है कि हम जानेंगे उनके जो बनाए हुए कानून है किसी भी सब्जेक्ट एरिया के ऊपर, किसी भी फील्ड के ऊपर, उसको पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने का मकसद क्या था। तो there are of course many other definitions, लेकिन मोस्टली जो कोट की जाती है वो इनकी कोट की जाती है। तो अब इस डेफिनेशन में यहाँ तक क्लियर है आपको? डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है। ठीक है। अब जो अगर आप देखें कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, इंटरचेंजेबली दोनों जो है लॉ में आपको दोनों की टर्मिनोलॉजीज जो है वो दे ऑफ कोर्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट और इवन इस सब्जेक्ट को चाहे आप यहाँ पे नोट्स में देखें और इसमें जहाँ पे भी जिक्र आएगा इनमें देखें या ओवरऑल अगर आप इसी सब्जेक्ट के हवाले से देखें, अगर किताबों में भी देखें तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड सिनोनिमसली, सिनोनिमसली को यूज किया जाता है और इनका वही मतलब लिया जाता है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंटरप्रिटेशन जो है एज यहाँ पे लिखा हुआ है कि when you are interpreting a particular word literally, आप उसकी प्लेन रीडिंग कर रहे हैं और उसको जो है उस चीज को देख रहे हैं और वहीं तक ये महदूद कर के पढ़ रहे हैं तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाती है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं बियॉन्ड दी वर्ड्स, आप रीड टू कर रहे हैं, आप बियॉन्ड दी वर्ड्स जा रहे हैं, और बियॉन्ड दी वर्ड्स आप कैसे जा रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड you are looking at the legislative history, you are looking at outside sources, you are looking at the meaning of the words in dictionaries, और आप मुख्तलिफ सोर्सेज दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज इस्तेमाल करके मीनिंग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? यस सर। ये दोनों में वाज़ेह फर्क ये है कि जहाँ पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं और वहीं तक कि आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो वो आपका इंटरप्रिटेशन का टास्क कहलाता है। लेकिन जहाँ लफ्जों को समझने के लिए यू आर लुकिंग, जैसे एक कानून दिया हुआ, उस कानून की बात आ रही है कि इस कानून का मतलब क्या है, और in order to properly understand that particular provision, किसी भी शख्स ने या अदालत ने क्या किया कि उन्होंने वो चले गए पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में वो चले गए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेने के लिए, वो चले गए किसी और सोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, एंड एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि एक तो है आपका जो लॉ जो आपको दे रहा है और वही आपको बता रहा है, क्योंकि जब लॉ आपके सामने है तो इफ यू आर एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑन योर ओन, बस कानून को देखा पढ़ा और समझ में आ गया, मतलब ये पर्टिकुलर टास्क आपका इंटरप्रिटेशन का है। लेकिन जिधर एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद ली जाती है तो वो चली जाती है बात कंस्ट्रक्शन में, वो फिर टास्क जो है वो कंस्ट्रक्शन का टास्क आता है, और ये कंस्ट्रक्शन वो है वो बिल्डिंग बनाने वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है।
इट इज यूज्ड विद, अगर आपने लफ्ज सुना है तो जो वर्ब है वो आपका कंस्ट्रू का वर्ब होता है, उससे ये निकला है कंस्ट्रक्शन का नाम, नॉट फ्रॉम कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रू का वर्ब है, तो प्लीज इसको बिल्डिंग वाले कंस्ट्रक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा। तो और जिधर भी आपको ये नजर आएगा, एज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, के एकेडमिक डिफरेंस है, बट वी विल नॉट बी टचिंग द एकेडमिक डिफरेंस। हम लोग प्रैक्टिकलिटी के टर्म से देखेंगे तो दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा, आई विल बी स्किपिंग टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसको प्लीज खुद देख लीजिएगा, एज सच इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो लेट्स गो डाउन टू द प्रॉब्लम्स। नाउ इफ यू लुक एट दिस, और मैंने इसका जिक्र किया हुआ है कि the whole task of interpretation ऊपर सर्वर ने तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो किया हुआ ही है। the whole task of interpretation is to determine the legislative intent. This is the sole purpose of interpretation कि legislative intent क्या है, और as mentioned in a previous class कि this is a interaction between, strictly speaking, your legislature और your parliament कह ले या जिसने भी law बनाया हुआ है and the court, इन दोनों के दरमियान ये interaction mostly है। executive has no role over here, कानून जिसने बनाया है और उसको फिर इंटरप्रेट करने की बात आ रही है कि इंटरप्रेट करने के लिए वी इंटेंड टू फाइंड आउट फॉर व्हाट पर्पस दिस पर्टिकुलर लॉ ऑर्डिनेंस provision was created, was made. And before we go down to what legislative intent means, because legislative intent determine करना और उसका मतलब क्या है, वो भी एक अलग कहानी है। But briefly, problems of ordinary language, because again जो आपकी जो लैंग्वेज यूज हो रही है, दैट इज द कोर इशू दैट गिव्स राइज टू इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगी कि इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहिए, क्यों हमें इंटरप्रिटेशन की नीड राइज होती है। सो कौन पढ़ेगा इसको? प्लीज गिव अ क्विक रीडिंग टू दिस। पढ़े जरा एजाज। Yes, sir. Problems of ordinary language. तो यहीं से पढ़ूं? जी यही है। Before discussing legislative intent, we must examine how problematic and challenging the task of interpretation is. Determining the intent of lawmakers is quite difficult task, and difficulties arise because of many reasons. People communicate in many ways. For example, by means of signals, signs, sounds, and of course, language. Language is the most important medium of communication used by human beings. Also, we can express ourselves quite clearly through the spoken or written words. Language actually is a rather imprecise and imperfect medium in which to communicate. Words are not scientific symbols having precise or definite meaning, and language is an imperfect medium to convey one's thoughts. How so? Now the essence of this paragraph in one line is कि आपकी लैंग्वेज है वो इम्परफेक्ट और इम्प्रेसाइज है, और वो फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे। अब आपको लैंग्वेज को दो तरीके से देखना है, एक तो आप ओरली स्पीकिंग जो देख रहे हैं और फिर जो रिटर्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ओरल की बात कर रहे हैं, तो पहले ओरल के बारे में बताएं क्या क्या लिखा हुआ है। जस्ट रीड द व्हाट इट सेज। Oral. In person communication infinitely richer in nuance and detail arising from the meaning imparted by the persona and relationship of the speakers. Body language, facial expression, proximity, gesture, tone of voice, rhythm, emphasis, pauses, pacing, articulation, inflection, and more. Although much oral communication relates to simple subjects or tasks, even in complex and sustained presentations like an appellate, oral argument, or a law school lecture, a speaker receives almost instantaneous signals of comprehension, confusion, or doubt from his interlocutors.
Even if only one person is speaking, oral communication is reciprocal, an ongoing feedback loop loop of communication. A यहाँ written पे रुक text जाए, by 1 मिनट रुक जाए एजाज, यहाँ पे रुक जाए। आपको ये पैराग्राफ समझ में आई यहाँ पे क्या बात हो रही है? ओरल ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से किस तरह से डिस्कस किया हुआ है, समझ में जी आया? सर। क्या जी लिखा हुआ सर, है? इसमें कह रहा है कि जब आप बात करते हैं तो आप सामने वाले बंदे के गेस्चर्स, इशारे, ये सारी चीजें देखते हैं, उससे फिर उसकी मीनिंग असरटेन करते हैं। यही बात, बिल्कुल यही बात है कि जब एक शख्स बात कर रहा है, अब मिसाल के तौर के ऊपर एजाज बात कर रहे हैं, तो और वो फेस टू फेस हो रही है, नॉट इवन ऑन हम अभी फोन वाली या ये जो हमारा जूम वाला मोड है, इसको नहीं हम लेकर आ रहे इसमें। ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम्स वेल। तो जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं और ओनली बात कर रहे हैं, तो मोर और लेस जो सिग्नल जो होता है कि बात क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में किए, कैसे किए, क्या बात किए, वो इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेट हो जाती है आगे को। और अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज्ड है, तो इंस्टेंटली रिसीव भी हो जाता है कि इन साहब को सामने जो बैठे हैं वो समझ में नहीं आई। अगर हम क्लास लेक्चर्स की बात करें या प्रेजेंटेशंस की बात करें, तो जब कोई भी शख्स ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, तो ही नोज, उसको पता चल रहा होता है कि क्लास में या ऐसे ऑडियंस में कौन लोग मेरी बात सुन रहे हैं, किन लोगों तक मेरा इंस्टेंटेनियसली पैगाम जा रहा है, और कितने लोग जो है वो फेस के जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा होता है कि आपका जो है कि रेसिप्रोकल जो है ये काम कर रहा होता है। जिस तरह से सामने कम्युनिकेट बात हो रही है, उसी तरह से आपको सिग्नल वापस भी मिल रहा होता है कि आया वो इसको कैसे ले रहे हैं, वो उनको कितने हद तक बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके ओरल कम्युनिकेशन में है। तो डिस्पाइट दिस, आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि डिस्पाइट ऑल दिस हैपनिंग, आपको ओरल कम्युनिकेशन में भी कभी समटाइम्स प्रॉब्लम्स अराइज कि आपको किसी पर्टिकुलर लफ्ज जुमले का मतलब नहीं समझ में आता है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, क्लैरिटी सीख करते हैं उसके ऊपर। अब अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप रिटन टेक्स्ट को देखें, तो रिटन टेक्स्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें। इसको फिर यहाँ पे वाइड अप करेंगे, क्योंकि फिर आगे फिर पार्ट सेक्शन बी की क्लास है, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह ताला। आपका नेक्स्ट पीरियड फ्री है? हेलो? यस सर, नहीं सर सर, दानिश का है ठीक उसके बाद। अच्छा, दानिश साहब का है, ठीक है जी, पढ़े। A written text, by contrast, is much more limited in its reach and power. The printed words is presented to us in linear way, with syntax supreme in conveying the sense of the words in their order. We read privately, mentally listening to the writer's voice and translating the writer's thoughts. Students face the additional expressive challenge of universality, trying to regulate or exempt every foreseeable occurrence or omission of certain kind or class. नाउ द प्रॉब्लम विद रिटन टेक्स्ट इज कि एक एक पर्टिकुलर वे से वो एक्सप्रेस किया हुआ है। नाउ कंपेयर्ड टू ओरल कम्युनिकेशन जो कि रिच है विद रिगार्ड टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसकी खसूसियत जो है इट इज क्वाइट रिच, और बात इजीली कम्युनिकेट हो जाती है। वो चीज एज सच राइटिंग में नहीं होती। मिसाल के तौर पर, टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, तो नॉवल पढ़ते हुए आप कोई भी नॉवल, इफ यू हैव रेड नॉवेल्स, और आई विल टॉक अबाउट फिक्शनल नॉवेल्स, टू कोई, क्योंकि ये बात समझनी जो है ये उसमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी कि मैं किस चीज को कर रहा हूँ। सर्टेन जैसे कोई है कि कोई फिक्शनल जो है फैंटेसी का रिलेटेड शो, कोई नॉवल लिखा हुआ है, अब उसमें जो है वो फॉर एग्जाम्पल दे आर फाइटिंग या कुछ भी ऐसे हो रहा है, तो पढ़ तो आपने लिया, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑथर क्या करना चाह रहा है, यू हैव टू इमेजिन इन योर ओन हेड कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि हाँ जी यहाँ पे इसकी बात हो रही है, और ये इन्होंने ऐसे लड़ा, उसकी ये पोजीशन थी, और ऐसे उन्होंने फायर किया, या अपने स्पेल्स वगैरह जो कुछ भी है वो ऐसे यूज किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो फिक्शनल लैंग्वेज का, फिक्शनल स्टोरीज के हवाले से, तो इट बिकम्स समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और वही चीज, अब ये तो बात हो गई यहाँ की। नाउ लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि
लीगल जबान में क्या मसला है, जो हमारे स्टैट्यूट्स की जो लैंग्वेज है उसमें क्या इशू है, उसमें ये इशू हम लोग फेस करते हैं एज लॉयर्स, एज लीगल एकेडमिक्स या एज लीगल एक्सपर्ट्स। हम लोग ये इशू जो फेस करते हैं ये फेस करते हैं कि जब हमने कानून पढ़ लिया और फिर जब हमने एक सेट ऑफ फैक्ट्स को देखा, तो वी हैव टू सी कि क्या वी हैव टू प्रॉपरली डिटरमिन कि आया ये फैक्ट्स जो है जो हमारे पास सामने रखे हुए ये इस लॉ के इस टर्मिनोलॉजी में फॉल करता है या नहीं करता। और इसी तरह से वी हैव टू सी कि ये जो लॉ है ये अगर हम इतनी सोच और समझ रखते हैं कि ये लॉज जो है ये किन किन टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ये किन किन फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस के ऊपर अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, Yes, इसको sir. यहीं पे रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Sir, attendance. कौन सी अटेंडेंस? सर स्क्रीनशॉट ले लूँ, आप रुकें। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लें, मैं रुकता हूँ। चलो जब तक